नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। अगर आज हम बात करें तो पिछले 4 दिन से आम बजट पर ही बात हो रही है। इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। पहली बार 8 साल बाद अरुण जेटली जी ने इनकम टैक्स में छूट दी थी, लेकिन अब 8 साल बाद पहली बार इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। इनकम टैक्स की जो 5 लाख से बढ़ाकर के छूट 7 लाख तक कर दी गई है। ये मध्यम वर्ग के लिए एक सौगात बताया जा रहा है। साथ ही अलग अलग स्लैब भी 7 लाख के बाद बना दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग टैक्स के स्लैब हैं। पुरानी व्यवस्था जस की तस लागू रहेगी। हालांकि इस बजट में व्यापारियों को बहुत कम मिला है, लेकिन उनका मानना है कि अगर मध्यम वर्ग को कुछ सौगातें मिली हैं तो इसका लाभ व्यापार को ही होगा। कुल मिलाकर के यह समावेशी बजट बताया जा रहा है। मोदी सरकार 2 का ये आखिरी बजट है। इस बजट को लेकर के कहा जा रहा था कि यह चुनावी बजट होगा, परंतु ये बजट वैसा ही बजट पेश किया है जैसा कि पिछले 4 साल से पेश करती आ रही है मोदी सरकार। यानी कि आर्थिक नियमों में और आर्थिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए किसी भी तरह की रेवड़ी या किसी भी तरह की शिथिलता न देने का फैसला मोदी सरकार ने किया है। इस बजट को लेकर के एक टीम भी तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह टीम अलग अलग गांव में, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी, जो यह बताएगी कि इस बजट से कैसे आपको लाभ होने वाला है। कृषि को लेकर की बात की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 10 लाख करोड़ का बजट इस बार है और 7.5 लाख करोड़ बजट पहले से बढ़ा करके दिया गया है। बजट की खास बातें क्या है, यूपी को क्या मिला है, यूपी को किस तरीके से सौगातें मिली हैं या क्या यूपी मालामाल हुआ है, इन तमाम सारे मुद्दों के लिए पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस का सिलसिला शुरू करेंगे। 0 का आखिरी बजट काफी उम्मीदों भरा था। देश के इस बजट में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया। केंद्र सरकार ने 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए कई नई घोषणाओं का ऐलान किया गया। वेतन भोगियों के लिए टैक्स स्लैब में छूट का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पिछले बजट के मुकाबले इस बार के बजट में 7.5% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है। छोटे व्यापारियों को बजट से थोड़ी निराशा मिली, लेकिन वो भी टैक्स स्लैब में राहत मिलने की वजह से अब इसे बैलेंस बजट बता रहे हैं। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो कहा था 80 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ गई। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां गायब है, जबकि वर्तमान में भारत सरकार के पास सभी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। सभी सरकारी विभागों में 30 लाख पद रिक्त हैं। फिर भी नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने न कोई पहल किया, न कोई विशेष अभियान चलाने के लिए बजट व्यवस्था की। यानी नौजवानों को सबसे ज्यादा इस सरकार ने ठगने का काम किया। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन इस बजट के आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार थक चुकी है। अब सरकार के पास कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते रहे। देश का युवा बेरोजगार होकर सड़क पर टहलता रहा। किसान जाड़ा, बरसात, गर्मी में उन काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। अगर हाँ प्रबंध हैं तो सिर्फ विदेश को कर्ज देने के। आखिर क्यों? अपने देश के लोगों को राशन और विदेश को कर्ज, यही भाजपा का अमृतकाल है। ये थी हमारी रिपोर्ट। आज की बहस में हिस्सा लेंगे
आनंद दुबे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पवन मनोचा सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनीष अग्रवाल आर्थिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और मोनल अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। बजट आए अब 4 दिन हो गए हैं और बजट को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे समावेशी और गरीबों, किसानों, महिलाओं के कल्याणकारी बता रही है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये बजट जो है वो शून्य है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिला है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बजट को लेकर के प्रचार बहुत किया जा रहा है। अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए बड़ा समावेशी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बजट कैसा है। दूसरा, यूपी को इस बजट में क्या मिला? क्या यूपी मालामाल हुआ? क्या यूपी को सौगातें मिली? क्या यूपी का जो एक ग्रोथ इंजन है, डबल इंजन की सरकार आप लोग कहते हैं, तो ये ग्रोथ इंजन क्या आगे बढ़ेगा? आनंद जी। बजट के लिए रामचरितमानस याद आ रहा है कि मुखिया मुख खान पान कब अलई पोसई तुलसी सहित विवेक, यानी मुखिया जो है जो भोजन मुख से करता है, अंगों को स्थान करता है। इस बजट में आप कोई भी ऐसा जो बजट से अछूता रहा, चाहे वो हमारे युवा, उनके लिए भी 43 लाख जो इसके लिए उनके लिए सरकार के अवसर हैं, स्टार्टअप्स के, व्यापारियों के लिए, जैसे मैंने आपकी छोटे व्यापारियों के लिए तक 2 करोड़ रुपए तक जो टैक्स की रियायत थी उसको 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। के अलावा जो 25 रुपए तक जिनके बुक ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से हमने देखा कि सहायता समूह को मजबूत किया जाएगा। महिला सरकार लेके आई है, हो बस सभी वर्गों के लिए इस में कुछ अच्छा, और सबसे बड़ी बात है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ये बजट बहुत ही, देखिए आज उत्तर प्रदेश, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रदेश में एक तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली अच्छी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, उत्तर प्रदेश में पुल बने हैं, उत्तर प्रदेश में हाईवेज बने हैं, तो इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। तो पूरे देश में अगर आपको औद्योगिक क्रांति करनी है, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो निवेश बहुत आवश्यक है। अब बात रही जहां तक उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से, तो उसका लॉयन शेयर जो है वो बनता है। इस में देखें तो हम करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश के करीब तकरीबन मतलब 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर जाएगा ये, अलग अलग चीजों को जोड़ा जाए तो। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, 2,95,000 करोड़ में 1,83,000 करोड़ जो है वो केंद्रीय करों से मिलेगा, 94,000 करोड़ जो है वो केंद्रीय सहायता है। इसके अलावा 28 नर्सिंग होम उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहे हैं, बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आ रहा है, बिजली के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपया अलग से दिया गया है, 5 शहरों में मेट्रो आएगी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जो प्रावधान है वो है 15 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न योजना को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को बढ़ाया गया, उससे 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया है, तो इससे उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको मकान मिलेगा। हम 55 लाख जो मकान है अब तक दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से, 55 लाख मकान जो है उत्तर मतलब 2017 से 2022 के बीच, और उसके बाद 22 से 23 के बीच करीब 6 साल में 55 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है दे चुके हैं। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए जो है हमारे मछुआरा भाई बहनों के हिस्से में आएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें 1260 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसी तरह अन्य रेलवे में भी आप आइए तो करीब 100 अरब रुपए उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रहा है रेलवे का, जिसमें प्रयागराज मंडल के 15 स्टेशनों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट का प्रावधान है।
बहुत सारी चीजें हैं जिसको बजट में उत्तर प्रदेश को मिला है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक आपने विपक्ष की बात की, वो ठीक इसे है। निराशाजनक बता रहा है, शून्य बता रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो हताश और परेशान है। विपक्ष को शून्य के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि विपक्ष शून्य की तरफ सिमटता जा रहा है, इसीलिए उसे हर जगह शून्य ही दिखाई दे रहा है। उन्हें उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बढ़ता हुआ देश आगे नहीं दिख रहा। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज पूरी दुनिया में जो है भारत की जय जयकार हो रही, लेकिन इन सारी चीजों से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मोदी जी और योगी जी के विरोध का एक चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा रखा है, और उस जिसके पार उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, वो ठीक है सिर्फ दुबे और जी। सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं। ठीक है, ठीक है दुबे जी। हम हमारे साथ समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं पवन मनोचा जी। पवन मनोचा जी, आपने भाजपा को सुनी लिया है। उन्होंने एक तरफ से लाइन से बजट की उपलब्धियां और जो यूपी को सौगात मिली है वो गिना दी हैं। अब आप इसे किस रूप में देखते हैं? एक, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में काफी कुछ किया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में लंबे समय बाद बदलाव हुआ है, और जो आयकर की सीमा है वो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख तक की गई है। इसका सभी को इंतजार भी था। दूसरा, चूंकि आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारियों को इसमें बहुत खास नहीं मिला है, लेकिन व्यापारियों का ऐसा मानना है कि अगर मध्यम वर्ग को मिलता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं व्यापारियों को मिलेगा। तो मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूं एज ए व्यापारी नेता कि इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? पवन मनोचा। आदरणीय उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ जी, देखिए अभी मैं, हाँ आ रही है पवन मनोचा जी, आप हाँ बोलिए। जी, हाँ जी, मैं अभी माननीय प्रवक्ता साहब को, दुबे जी को सुन रहा था, और मुझे ये हुआ कि मैं देर से जुड़ा हूँ, थोड़ा कम सुन चुका, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग बाजार में लिक्विडिटी की बात करते हैं। लगातार नोटबंदी और जीएसटी के बाद बाजार में लिक्विडिटी की बहुत कमी है। हम लोग को भी उम्मीद थी, लगातार इस बात की मांग भी उठा रहा था, आपके चैनल के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार मांग उठाई कि इसको समय जो टैक्स का स्लैब है इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 8 लाख करना चाहिए। आपने 7 लाख किया, वो स्वागत योग है, बट इसमें एक पेचीदा फेस फंसा हुआ है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। अब जैसे मान लीजिए मेरा मेडिक्लेम है या मेरा होम लोन है, उस पर आपने रिबेट वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। सेकेंडरी चीज, अभी आप बात कर रहे थे आनंद दुबे जी कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि उन्होंने गांव में जो हमारी आधी आबादी रहती है उसके लिए क्या क्या किया, क्या क्या बजट में है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो बजट पेश किया आपकी बार, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 7वें और 8वें नंबर पे रखा है, और 9वें नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करके बंद हो गया है। और आपको समझना पड़ेगा कि 1,25,000 करोड़ रुपए इन्होंने मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन को दिए हैं, और 1,60,000 करोड़ रुपए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिए हैं, जिसमें देश की आधी आबादी मध्यम वर्ग हमारा रहता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने लाख करोड़ रुपए जब आपने टोटल देश के लिए दिए हैं, जो पूरा डाटा मेरे पास है, तो कैसे उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा मिल जाएगा, और क्या केवल 60,000 करोड़ में पूरा देश अपना काम चला लेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का? सेकेंड चीज, लगातार व्यापारी होने के नाते हम लोग टैक्स के स्लैब के साथ साथ एक मांग करते रहे थे कि जीएसटी की जो 5 तरीके की स्लैब है उसको कम करके 2 या 3 कर दिया जाए, क्योंकि एक ही दुकान पे, जैसे स्टेशनरी की दुकान है, उसमें पेन पे अलग टैक्स है, उसके क्या कहते हैं कलम वाले पेन पे अलग टैक्स है, और निब वाले पेन पे अलग टैक्स है, और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो कॉपी पे अलग है, किताबों पे अलग है, अलग अलग तरीके का टैक्स का स्लैब बांट दिया। उसको हम लोगों ने लगातार मांग की कि इसको 2 या 3 किया जाए, उस पर कोई बात नहीं रखी गई है। तीसरा, जीएसटी के सरलीकरण की कोई बात नहीं की गई है। जीएसटी से जो सीधा व्यापारी जुड़ा है, जो टैक्स कलेक्ट करके आपको देता है। एक बात हम और उठा रहे थे, जो आपके चैनल के माध्यम से भी हमने उठाई थी, हमने कहा था कम से कम कोरोना काल के बाद व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान है, किसी तरीके से अपना काम कर रहा है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन ने पूरी तरीके से खुदरा व्यापार को चौपट कर दिया, जेंट लगा दिया। उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की, इनके माननीय सीतारमन जी ने कोई शब्द नहीं कहा। तीसरी हमारी मांग, चौथी हमारी मांग थी कि हम कह रहे थे पंजीकृत व्यापारी को कम से कम, जो जीएसटी का पंजीकृत व्यापारी है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा है, इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा है, इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं किसी स्कीम से जोड़ा जाता है कि हमारे पास भी मेडिक्लेम की व्यवस्था रहे, क्योंकि व्यापारी के पास मेडिक्लेम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
आजकल हार्ट अटैक आ गए, बहुत चीजें बीमारियां आ गई कोविड के बाद, जी। व्यापारी परेशान है, उसके बाद पैसे नहीं रहते। आप लगातार दे रहे हैं कि व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी अपनी बीवी खुद को मार के गोली आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी सूदखोरों से परेशान हो चुका है, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं टूटा है। इस बात को मानिए, नोटबंदी और जीएसटी के बाद। और हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि चुनावी वर्ष का बजट था, हमें बहुत उम्मीद थी कि व्यापारी होने के नाते, ऐसा मैं पॉलिटिकल जेंडर को अपना हटा के एक व्यापारी होने की बात करूं, तो बहुत उम्मीद थी कि इस बार और कुछ हमें बड़ा मिलेगा। लेकिन मेरे कोई मजबूरी कहना पड़ा कि व्यापारी होने के नाते मेरे हाथ में निराशा है। अगर व्यापारी के लिए कोई स्कीम है तो मैं सुनना चाहता हूं कि माननीय प्रवक्ता जी बताएं, मैं उसके बाद उसका जवाब दूंगा। कोई भी व्यापारी के लिए अगर स्कीम लाए तो मुझे बताएं। हम बाजार ठीक है, में हम liquidity आए इससे- बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पवन जी, ठीक है पवन जी, हम आपके पास आते हैं। आनंद दुबे जी से आपने जो सवाल उठाए, आनंद दुबे जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मोनल अग्रवाल जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आर्थिक विषयों पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आपने जो टैक्स स्लैब वगैरह की बात की है, तो उसका बेहतर जवाब मुझे लगता है आनंद अग्रवाल जी देंगे, उसके बाद मनीष जी, और फिर हम दुबे जी के पास चलेंगे। मोनल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो जीएसटी को लेकर के जैसा पवन मनूचा जी कह रहे थे, मैं भी उससे सहमत हूं कि जीएसटी के सरलीकरण की कोई बात नहीं हुई है। दूसरा, इनकम टैक्स का जो स्लैब दिया गया है, उसमें भी एक सवाल उठ रहा है कि ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, फिर उसके जो टैक्स के जो स्लैब बनाए गए हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो लेखाकारों की या लेखा विभाग की जो चालाकियां होती हैं वो छुपी हुई हैं। अब मुझे बहुत आर्थिक उस तरह से विषयों का ज्ञान नहीं है, आप इसके एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है। पवन मनोचा जी ने बताया, जीएसटी में सरलीकरण नहीं हुआ है। जो हमारे आर्टिकल्स थे, जो प्रोडक्ट थे, वो बहुत है। बिल्कुल पवन जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर पेन की निब है तो उसमें भी अलग अलग तरह के फाउंटेन पेन में अलग HSN कोड है, और बॉल पेन में अलग HSN कोड है, इंक पेन में अलग HSN कोड है। वो सरलीकरण में अभी भी जनता देख रही है, सरकार की तरफ से तो सरलीकरण होगा। लेकिन जहाँ तक न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम है, तो उसमें सरकार का जो पूरा एम्फेसिस है वो सारा न्यू रिजीम की तरफ है। सरकार अभी भी ये चाह रही है कि सारे जितने भी कर देता है, कर्मचारी है, वो सभी लोग नई स्कीम से जुड़ जाए। लेकिन पुरानी स्कीम में सबसे बड़ी चीज हमारी थी कि लोगों को हमें ऑप्शन मिलता था कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, और वो इन्वेस्टमेंट नई स्कीम में बिल्कुल उन्होंने हतोत्साहित कर दिया है। तो अगर हम लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, हमारी 50-60 हजार रुपए की महीने की तनख्वाह है, तो हमारे लिए नई स्कीम में जाना है, क्योंकि हमें टैक्स भी बचाना है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग कर बचाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे जोर कम दे रहे हैं, जो कि पुरानी स्कीम में था कि हम 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट LIC, NSC, म्यूचुअल फंड, टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट में करते थे, या मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाते थे, जिससे कि हमारी हेल्थ में जो खर्चा आता था, दवाई का खर्चा आता था, उससे एक लगाम लग सके। तो वो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हतोत्साह मिला है, इंश्योरेंस कंपनी को भी हतोत्साह मिला है। तो उसमें थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि नई स्कीम में उन सब इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें, या पुरानी स्कीम में छूट बढ़ाएं। अच्छा, ठीक है। मोनल जी, ये जीएसटी को लेकर के सवाल था, वो उस पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जीएसटी का सरलीकरण, एक जीएसटी को लेकर के व्यापारी बहुत परेशान भी है, तो जीएसटी को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तब ये कहा जा रहा था कि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी मोनल जी। सर देखिए, अगर शुरू के कुछ साल हम देखें, 17-18 17-18 से जीएसटी लागू हुआ था, जुलाई से 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। अभी तक आते आते जो हमारा सिस्टम बना हुआ था जीएसटी का, जीएसटी के टीडीएस को मैच करना, जीएसटी के टैक्स को मैच करना, 2A से व्यापारी कोई अपने 1 में अपलोड करेगा, फिर वो 2A में आएगा, इसको मैच करना, ये बड़ा मुश्किल एक सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने, जिसमें प्रैक्टिकली बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्टर राज है वो हावी है, वो आज भी है। इस बजट में भी व्यापारी को उम्मीद कम है कि इससे कोई राहत मिलेगी। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने 39,000 से ज्यादा कंप्लाइंसेस कम करी हैं, 3400 से ज्यादा कंप्लाइंसेस ऐसी हैं जिसमें लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करा है। लेकिन फिर भी जीएसटी की जहां तक बात है, जीएसटी में इस बजट से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं करी गई हम लोगों ने। ठीक है मोनल जी। मनीष जी,
आपने सबकी बात सुनी है और आप एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं। दूसरा, जो आने वाला समय है भारत का, देश का या उत्तर प्रदेश का हम कहें, तो इस बजट से कितनी उम्मीद हम ग्रोथ की कर सकते हैं। क्या जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना भाजपा सरकार ने देखा था वो पूरा आपको होता दिख रहा है। क्या इस बजट से आगे के हम कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। मनीष जी। उपाध्याय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, इसका मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की रोटेशन सरकार बढ़ाना चाहती है। जो आपने देखा होगा कोविड के समय में 2-3 साल में सर्कुलर इकोनॉमी जो है स्लो हो गई थी, जिससे हमारी जीडीपी का मूवमेंट कहते हैं कम हो रहा था। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, जीडीपी पे ध्यान दे रही है, सौर ऊर्जा पे ध्यान दे रही है, गोवर्धन योजना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रही है, मिलेट्स पे ध्यान दे रही है। बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं सरकार रोटेट करना चाह रही है। और टैक्स परसेप्शन पे भी सरकार ने छोटे तबके को भी छुआ है और बड़े तबके को भी छुआ है। HNI का भी टैक्स कम हुआ है और लोअर इनकम ग्रुप का भी टैक्स कम हुआ है। अब पॉलिटिकल दृष्टि से लोग अपना उसका विश्लेषण करते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। लार्जर इकोनॉमी को आपको रोटेट करने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो सर्कुलर इकोनॉमी से हो के आए, जैसे रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल्स है। इससे क्या है, हर हाथ से पैसा घूम के आएगा और तभी उसका इम्पैक्ट आपको लोगों पे दिखेगा। अभी भी भारत की जीडीपी की दर बहुत अच्छी है, आगे भी इससे अच्छी ही होने की उम्मीद है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है वो हम समय से पहले अचीव करेंगे, ऐसा बिल्कुल इस बजट से लग रहा है। ठीक है आनंद जी, अब बहुत सारे सवाल आपके लिए हो गए हैं। एक तो ये कि जीएसटी को लेकर के सच में परेशानी है। जीएसटी को लेकर के इस बजट में भी कुछ नहीं दिखाई देता, सरकार के प्रयास भी उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं। व्यापारी बहुत परेशान हैं। इसको लेकर के क्या भाजपा की तरफ से कोई चिंता व्यक्त की गई है या आपको लगता है कि इसमें आने वाले समय में कुछ राहत व्यापारियों को मिल सकती है। और दूसरा, पवन मनोचा जी ने जैसा कहा कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम जो इनकम टैक्स के स्लैब की हैं, उससे एक बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। तो ये 2-3 सवाल थे, आपने पवन मनोचा जी को पूरा सुना ही है, तो हम चाहते हैं कि आप सिलसिलेवार उसका जवाब दें। आनंद दुबे जी। दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब बोलिए। जी, मैं ये कह हाँ, रहा हूं, आ रही है दुबे जी, आप जारी रखिए। देखिए, आपको जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद से लेकर अब तक जीएसटी में बहुत तरह के बदलाव किए गए, स्लैब्स में बदलाव किए गए, तमाम चीजें जैसे जैसे सरकार के संज्ञान में चीजें आती रही, या जीएसटी काउंसिल इसीलिए बना हुआ, उसमें सारे राज्य रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे राज्यों के वित्त मंत्री उसमें होते हैं। और वो जीएसटी काउंसिल में राज्यों की तरफ से भी जो सुझाव आते हैं या व्यापारी बंधुओं की तरफ से भी जो सुझाव आते हैं, उनको सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से उनका समाधान करती रहती है। अगर हमारे व्यापारी बंधुओं को कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से सरकार जो है आगे उस पर विचार करेगी, सरकार उसमें आगे कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमने जब जीएसटी लागू किया तब से लेकर अब तक व्यापारियों की तमाम जो भी मांगे आई या सरकारों के, राज्य सरकारों की तरफ से भी जिन चीजों पर सुझाव दिए गए या जिन चीजों को में त्रुटि बताई गई, उनको ठीक करने का काम हमने किया है। तो आने वाले समय में जो भी चीजें आएंगी उनको ठीक किया जाएगा, एक विषय। दूसरी चीज, जहां तक बात हुई, देखिए व्यापारियों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एमएसएमई सेक्टर में जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हमारा है, उस पे जो है ब्याज पर 1% की कटौती की गई, 1% की रियायत दी गई ब्याज पर, ऋण ब्याज पर। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग से फंड दिया गया है। और छोड़ दीजिए, आयात शुल्क में जो कटौती की गई है उससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 27 हुए देश, यानी कि 27% लोग जो किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो व्यापारी भी हैं, कामगार भी हैं, उनमें अन्य लोग भी हैं, इन 27% लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचेगा।
इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि 2 करोड़ रुपए तक जिनका टर्नओवर था उसमें जो रियायत की सीमा है उसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 75 लाख जिनका था उसको उनको बुक ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से तमाम चीजें सरकार ने व्यापारी बंधुओं के लिए या जो भी है उनके लिए रखी है। अब जहां तक बात रही जीएसटी की, मैंने आपको बताया आने वाले समय में अगर इस तरह की जो भी चीजें आएंगी सरकार उस पर विचार करे। ठीक है। पवन मनोचा साहब, जीएसटी को लेकर के जो परेशानियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक और है कि बहुत सारे छूट दी गई हैं, जैसे 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च को दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ लगभग परिवारों को शौचालय है, और ये बहुत सारी जैसे बागवानी है, मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि गाँव के लिए कुछ नहीं है, कृषि के लिए कुछ नहीं है, जैसा आपने अपने पिछले वक्तव्य में कहा। तो ये जो पैसा है, और बजट में भी बढ़ोतरी की गई है, पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की बढ़ोतरी इस बार बजट में हुई है। तो आपको इसमें कहाँ कुछ खामियां और कमियां नजर आती हैं? जी पवन मनोचा साहब। देखिए आदरणीय दुबे जी, आदरणीय उपाध्याय जी, सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं बजट के इनके उठाते जो पैसा जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग जगह पे कि जहां खर्चा होना है, जो बजट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे दिया गया है 5.94, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे दिया गया 2.70, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे दिया गया 2.41, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पे एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया गया 2.06, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे दिया गया 1.96, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पे दिया गया 1.78, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट पे दिया गया है 1.60, एग्रीकल्चर एंड फार्मर पे दिया गया है 1.25। अब आप इसमें खुद जोड़िए कि हम 7वें और 8वें पायदान पे खड़े हैं। जो हमारी देश की सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जगह रूरल, उस पे हम कहाँ पे हैं? 7वें पायदान पे हैं। जब एग्रीकल्चर और फार्मर, हम किसान की बात करते हैं ना, हम किसान की बात करते हैं तो हम कहाँ पे हैं? हम एक 1.25 पे खड़े हैं। तीसरी चीज, देखिए बहुत सी खामियां हैं, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम समझेंगे, इसलिए क्योंकि चुनावी वर्ष के हिसाब से चुनावी बजट था, इसमें हम और फायदे की उम्मीद चाह रहे थे, इसलिए हम निराश हैं। आप समझिए मुझे लगता है आवाज फ्रीज हो गई है सभी की, और ये भी फ्रीज हो गया है। इसको नहीं, सभी फ्रीज हैं इस समय। नए लोग आते हैं, ऐसे ही रहता है। अरे 10 मिनट का बचा है यार, कैसे भी चलवा दें। जी हेलो, मोनल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोनल अग्रवाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मोनल जी, आपसे एक सवाल था अभी। हाँ, एक सवाल आपसे है, लिक्विडिटी की समस्या को लेकर के पवन मनोचा जी ने सवाल उठाया था कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है। तो हम साधारण भाषा में जानना चाहते हैं लिक्विडिटी क्या है, इसकी कमी से किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और क्या इससे महंगाई नियंत्रण होती है या महंगाई बढ़ती है? मोनल अग्रवाल जी। देखिए लिक्विडिटी की समस्या ये होती है कि व्यापारी के पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो चुकी है जीएसटी आने के बाद से।
पैरेलल इकोनॉमी खत्म होने का मतलब ये है कि जो इंसान के पास पैसा खर्च करने के लिए है वो सिर्फ उसे नंबर एक ही खर्च करना है सारा। जो पहले वो अंडर द टेबल या कैश में खर्च कर देता था बिना जीएसटी के, वो कम हो गया है या ऑलमोस्ट मान के चलिए खत्म हो गया, क्योंकि व्यापार में अब जीएसटी ही सब चीज है। उसे अगर खरीदना है, अपना गुड्स खरीदना है बेचने के लिए, तो उसे जीएसटी पेड खरीदना है। उसे अगर सेवाएं लेनी है तो जीएसटी पेड लेनी है। उसे अगर कोई सामान लेना है तो जीएसटी पेड लेना है। इसकी वजह से जो नॉन जीएसटी वाला व्यापार है वो कम हो गया है। इससे क्या होता है कि जो पैसा व्यापारी के पास कहीं अवेलेबल है वो पैसा कम हो गया है। जो कैश का पैसा उसके पास रखा हुआ है उसने कहीं नहीं दिखाया है, वो खर्च कर नहीं सकता नंबर एक में। इसी वजह से जो खर्चा है उसका वो कम हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई है, पैसा की आमद कम हो गई है। तो पैसा वहां से मार्केट से जो उठता है पैसा, जो उसका रिपेमेंट आ रहा है प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, वो खत्म हो गया है। तो इस वजह से लिक्विडिटी क्रंच तो बना हुआ है मार्केट में। हम किसी भी व्यापारी से अगर बात करते हैं अपने बंधु से, तो वो यही बात निकल के आती है कि लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी का मतलब जो पैसा उसे खर्च करना है, उसके हाथ में जो पैसा घूम रहा है वो कम है। ये है लिक्विडिटी की समस्या मार्केट में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोनल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लिक्विडिटी की इस समस्या से मार्केट में किस तरह की दिक्कतें खड़ी होती हैं? जी, लिक्विडिटी की समस्या सर ये होता है कि व्यापारी आपको व्यापार करने में परेशानी होती है, क्योंकि उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है। उधार उसे ज्यादा देना पड़ता है और उधार देने की वजह से उसका पैसा मार्केट में लग जाता है, जिसकी वजह से उसके वो पैसा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसे व्यापार की जानकारी नहीं है कि सामने वाला व्यापारी जिससे वो डीलिंग कर रहा है वो उसका रिपेमेंट करेगा प्रॉपरली या नहीं करेगा। ठीक है, मनीष अग्रवाल जी, लिक्विडिटी को लेकर के तो ये बातें हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपी को इस बजट से क्या मिला है, स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। और यूपी में बस एक हफ्ते बाद ही इन्वेस्टर समिट भी शुरू होने वाली है, तो क्या आपको इस बजट से और इन्वेस्टर समिट से के उसमें कोई तालमेल दिखाई देता है? क्या यूपी इस बजट के बाद में आगे बढ़ेगा? मनीष जी। जरूर। अगर इस मोटिवेशन आप देखिए, बुंदेलखंड में जो ग्रीन एनर्जी जोन की घोषणा की गई है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो सरकार ने चीजें अनाउंस करी है, जो यूपी में डेवलप हो रहा है, और लिक्विडिटी के लिए भी जो डिस्कशन हो रहा था, तो जब ये सर्कुलर इकोनॉमी रोटेट होगी तो मार्केट में उससे लिक्विडिटी ही क्रिएट होगी। जब पैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों का हाथ बदलेगा तभी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। और यूपी इस बजट के बाद आपको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर दिखेगा और जल्दी से जल्दी उस टारगेट को पूरा करेगा। डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो थोड़ा टाइम लेता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां डिफेंस में आएंगी, उनके एंसिलरी यूनिट्स जो डेवलप होंगे, वो यहाँ पे छोटे व्यापारों को ही बढ़ावा देंगे। उन व्यापारियों के संग जो जुड़ के आएंगे, एंसिलरी यूनिट्स एक बहुत बड़ा योगदान होता है व्यापार में। आप देखिएगा जब ये चीजें शेप लेंगी तो छोटे व्यवसाय को भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, एमएसएमई को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी ठीक है। पवन मनोचा जी मुस्कुरा रहे थे मनीष अग्रवाल जी के विश्लेषण पे। पवन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? सर नहीं, मेरी एक बात छूट गई थी। मैं मनीष जी से समझना चाह रहा था और आपके दर्शकों को भी एक सेकंड में चाहता हूं कि वो समझा दें। एक चीज मैं क्लेरिफिकेशन चाह रहा था कि नए रिजीम में जो आया है 5 से 7 लाख का, बार बार एक फैला हुआ माहौल की 5 से 7 लाख अगर आपकी आय आपकी इनकम है तो आपको नहीं, लेकिन मेरे पास जो डाटा है, जैसे 3 से अगर 6 है तो 5% होगा, 6 से 9 है 10% होगा, 9 से 12-15% है। तो एक बार मैं क्लेरिफिकेशन चाहता था कि दर्शकों को पता चल जाए और मुझे भी ज्ञान हो जाए इस चीज का कि ओरिजिनल चीज क्या है। आदरणीय मनीष जी, तो इसका जवाब ठीक है। पवन मनोचा जी मैं समझ गया। मोनल अग्रवाल जी इसका जवाब ठीक से दे पाएंगे। मोनल जी। मैं समझ रहा हूं उनके अंदर क्या चल रहा है। जो अभी तक जो हमारे पास स्कीम थी वो थी 5 लाख तक टैक्स नहीं था, और अब जो स्कीम नई आई है, जो प्रपोज्ड स्कीम है, उसमें उन्होंने 7 लाख तक टैक्स नहीं करा है, लेकिन वो नई स्कीम में है। नया जो रिजीम है उसमें है सिर्फ प्रपोज, पुराने रिजीम में उन्होंने कोई चेंज नहीं करा है सरकार ने। तो जो नया जो रिजीम है
उसमें 7 लाख तक टैक्स अगर नहीं है तो हम इस तरीके से पुराने रिजीम में भी जो वेतनभोगी कर्मचारी था वो भी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं दे पा रहा था। कारण क्या कि उसको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पहले मिल रही थी और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो 7 लाख रुपए जिसकी आमदनी थी वो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से कर ले रहा था। तो 7 लाख का जो इन्वेस्टमेंट की छूट दी है सरकार ने, 7 लाख की इनकम का छूट दी है, वो एक तरह से इतने बड़े आमदनी वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए बेमालूम है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पुराने वाले में ही आ रहे थे और पुराने वाले में उनको 7 लाख तक कोई कर की देनदारी नहीं थी। अच्छा मोनल जी, एक सवाल मेरा भी है, जैसा पवन मनोचा जी ने आपसे पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपके पास आता हूं राय लेने की, भाई मुझे पुरानी स्कीम लेना चाहिए या नई स्कीम, तो आप मुझे क्या राय देंगे अगर मैं उस स्लैब में आता हूं 7 लाख तक के में? तब ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन हर एक एसएससी का अलग डिसीजन होगा, उसकी फाइल को, उसके इन्वेस्टमेंट को, उसकी आमदनी को देखते हुए। लेकिन मैं समझता हूं कोई अगर 50,000 या 60,000 रुपए, 50,000 60,000 रुपए का वेतनभोगी कर्मचारी है तो उसके लिए पुरानी स्कीम ही सही है। आज भी जो नया प्रपोजल है उसके हिसाब से भी पुरानी स्कीम ही सही है। कम से कम उसको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट भी करने का फायदा मिलता है आने वाले समय में, उसके परिवार का इंश्योरेंस भी हो रहा है, उनका हेल्थ भी, उनके हेल्थ के ऊपर जो खर्चे हैं वो भी उससे, क्योंकि आज के समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि थोड़े से भी हेल्थ में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए एक सिक्योरिटी 25,000 रुपए तक खर्च करके वो अपने 4 लोगों की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये एक तरीके से हमारी हेल्थ की सिक्योरिटी भी देगा, प्लस हमें टैक्स में भी कोई देनदारी नहीं रहेगी 7 लाख तक की आमदनी पे आज भी पुरानी स्कीम में। तो इसलिए नई स्कीम और पुरानी स्कीम में बहुत ज्यादा अंतर, कम वेतनभोगी वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है पवन मनोचा जी, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये पॉलिटिकल जवाब नहीं था, बिल्कुल टेक्निकल व्यक्ति ने जवाब दिया है जी। मनीष अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी 1 मिनट दीजिए। मनीष जी, 5 और 7 लाख वाला है ना लोगों के दिमाग में, सरकार ये चाहती है कि आप जो सोशल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके 5 से 7 लाख तक के सेविंग के ब्रैकेट को कवर करते हो, तो अगर मुझे सोशल सिक्योरिटी की अभी जरूरत नहीं है, मैं यंग एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे अभी नई आय मिली है, मैं उसे किसी और आयाम में खर्चा करना चाहता हूं, तो मैं 7 लाख वाले ब्रैकेट में जाऊंगा, वो स्लैब एंटरटेन करूंगा। जो 5 से 7 लाख में मैं एफडी या और इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स सेव करना चाहता था वो मैं में स्पेंड करूंगा, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और चीजों की आय का स्रोत बढ़ेगा। अब अगर मैं एक 55-60 साल की उम्र में हूं, मुझे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इलाज के लिए, बीमे के लिए जमा करना है, इंश्योरेंस के लिए जमा करना है, तो फिर मैं 5 लाख वाले स्लैब में जाके अपनी सोशल सिक्योरिटी बढ़ा के 7 तक का बेनिफिट ले लूंगा। तो यंगस्टर्स को एक मौका दिया गया है कि अगर उनकी आय अच्छी है तो वो सोशल सिक्योरिटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो मार्केट में लगा के लिक्विडिटी बढ़ाएं और छोटे व्यापारियों को उससे प्रोत्साहन देने, मेरा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। आनंद दुबे जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा और फिर एक एक सवाल बाकी सभी वक्ताओं से। यूपी में अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इस इन्वेस्टर समिट से यूपी की ग्रोथ आप किस रूप में देखते हैं और क्या तैयारियां भाजपा की हैं और सरकार की हैं? दुबे जी। प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को फहराने के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हम इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, उसकी वजह से रोजगार डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इस बार सरकार की यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो आए, और पहले हमने इसको 15 रखा था, फिर हमने इसको बढ़ा के 17 रखा, अब हमने इसको 20 किया और लगभग इतने के एमओयूज जो है वो सरकार के पास आ चुके हैं। अब इनको धरातल पर ले आने की जिम्मेदारी, और अब इनको धरातल पर हम ले आएंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और जो भी हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है कि उनको हम अच्छा माहौल दें, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए चीजों को देखें
और इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली। ठीक है, पवन मनोचा जी, आप इस इन्वेस्टर समिट को किस रूप में देखते हैं? चूंकि बजट की बातें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट भी कहीं ना कहीं बजट को इफेक्ट करती हैं, तो एक कंक्लूजन मार्क आपका भी इस महत्व रखता है। पवन जी। बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट का सभी को बहुत बहुत रहता है कि इन्वेस्टर समिट हो, और पिछली बार भी कई इन्वेस्टर समिट हो चुकी, लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्चा किया है और उसमें उनको कोई भी सफलता नहीं मिली है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार सफलता हो जाए, चाइनीज लाइटों की सजावट से हटा के सफलता की ओर एमओयू ज्यादा से ज्यादा साइन हो और हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश हो, ये मैं उम्मीद करूंगा, जो अब तक नहीं हो पाया। चलिए ठीक है। मनीष जी आप किस रूप में देखते हैं ये जो समिट की जिस तरह से जोर शोर से तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके से सरकार इसको प्रचार अभियान चलाए हुए हैं? जी आनंद जी, एक सेकंड। हाँ मनीष जी। इन्वेस्टर समिट नेशनल एडवांटेज 20 देशों का अध्यक्ष भी है। G20 देश दुनिया की 65% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, तो उनका भी फायदा भारत को और यूपी को इस इन्वेस्टर समिट में मिलेगा कि वो लोग आकर्षित होंगे, वो लोग आएंगे और पूरे साल वो लोग भारत का भ्रमण करते रहेंगे। 65% अर्थव्यवस्था दुनिया की कंट्रोल कर पाना, G20 देशों का भ्रमण कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी। ठीक है, मोनल अग्रवाल जी, इन्वेस्टर समिट पे तो आपकी राय जानना ही चाहेंगे हम कि इससे यूपी किस तरह से आगे बढ़ेगा। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर के आपकी एक राय क्या है कि इस बजट को आप कितना विकास के लिए उपयोगी बताते हैं और क्या जो ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ ग्रोथ इंजन है वो इससे बढ़ेगा या घटेगा? मोनल जी। मैं एक एक करके सर आपका बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टर समिट से सर बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में व्यापारियों को जानकारी नहीं है, इन्वेस्टर्स को जानकारी नहीं है। तो ये इन्वेस्टर समिट इस तरह से होनी चाहिए, या हो भी रही है तो अच्छी हो रही है, कि कम से कम व्यापारियों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसके पास पैसा है, पूंजी है लगाने के लिए, उसको सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो और उसका अफसर से मुखातिब भी हो, ताकि जिस समय वो जाएं उस समय उनको पता चल सके कि हाँ ये अफसर हैं, ये हमारी मदद किस कार्य में कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार को एक ऐसी विंडो बनानी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहा है उसको एक ही जगह सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएं। एक चीज, दूसरी राज, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिल जाए, सारी सब्सिडियां मिल जाए उसको एक ही जगह से, सब्सिडियों के बारे में जानकारी मिल जाए, उसको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन ना करवाना पड़े, उसको अलग अलग फॉर्म ना भरना पड़े, अलग अलग जगह फीस ना जमा करनी पड़े। यही हमारी असली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक की तरफ बढ़ेगा सर। ठीक है मोनल जी, इसी के साथ हमें इस डिबेट को समाप्त करना पड़ेगा। समय हमें इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन हम फिर इसी मुद्दे पर किसी और दिन बैठेंगे और आपसे फिर से बातचीत होगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी बजट को लेकर के चर्चा। बजट को लेकर के अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस बजट को समावेशी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये बजट देश की ग्रोथ इंजन में लाभदायक साबित होगा और सरकार ने इसका एक पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरीके से ये देश के बढ़ते हुए ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इससे यूपी आगे बढ़ेगा और यूपी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है। यह इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोर शोर से इस समय लखनऊ में चल रही है और उसके ठीक एक दिन बाद G20 का सम्मेलन भी यहाँ शुरू हो जाएगा, G20 की बैठकें भी यहाँ शुरू हो जाएंगी। इन तमाम प्रयासों से मुझे लगता है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश आगे बढ़ेगा और यही हम सब भी चाहते हैं। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते ही रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।